अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. I'm Dr. Zaya Khan from Medicine Department Unit 2 and I'm Senior Star and we are going to learn today about acute kidney injury. Okay, तो सबसे पहले हमने देखना है कि एक मिनट बच्चों, एक्सक्यूज मी, चेंज नहीं हो रहा मुझसे, चेंज नहीं हो रहा मुझसे. इसी से हो रहा है, किससे? इससे ना. ओके, स्टार्ट करो. ओके, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किडनी फंक्शंस कैसे करता है. आई होप कि आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा, खास तौर पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह का. सो एज वी नो दैट किडनी रिमूव्स वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, यानी जो हम फ्लूइड इनटेक लेते हैं उसमें से जितना यूज़ हो गया ठीक है, बाकी सब वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा. सेकेंड जो मेन फंक्शन है वो है इट मेंटेन्स पीएच. पीएच एसिड बेस बफर सिस्टम को मेंटेन करता है. अदर एंड हेल्दी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम फॉस्फोरस. इट मेक्स हार्मोन्स दैट हेल्प कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि रीनिन एंडोल्स्टेरोन सिस्टम है, एंड विटामिन डी एक्टिवेशन, मेंटेन बोन हेल्थ. सो किडनी के ये फंक्शंस है. एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होगा कि जैसे ही किडनी इंजरी होगी ये सारे फंक्शंस सडनली स्टॉप हो जाएंगे. ओके, तो ये सारे सिस्टम बेसिकली हमें क्लिनिकली नजर आना शुरू हो जाएंगे. चलिए, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही मेरी, सॉरी बच्चों, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, नहीं चेंज हो रहा, चेंज नहीं हो रहा. ओके, यही वाला है मेरी साइड. सो एक्यूट किडनी इंजरी इज सडन एपिसोड ऑफ किडनी फेलियर और किडनी डैमेज, स्पेशली सडन एपिसोड है, ठीक है. और ये सडन एक्यूट उस वक्त होगा विद इन 90 डेज, यानी 90 डेज से पहले जो किडनी इंजरीज हैं इसका जो ड्यूरेशन है वो एक्यूट कहलाएगा. एंड मोर देन 90 डेज अगर परसिस्ट रहेगा तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है. इट रिजल्ट्स इन बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट. स्पेशली इट इज रिवर्सिबल, ठीक है, ये याद रखने की बात है. एंड द डायग्नोसिस इज मेड क्लिनिकली एंड लैब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू. किस तरह से होगी? क्लिनिकली हम देखेंगे कि देर इज रैपिड रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ओलिगोयूरिया कहते हैं, यानी डिक्रीज यूरिन आउटपुट. और वो कितना है? इट इज लेस देन 400 ml ऑफ यूरिन पर 24 आवर्स. एंड लेबोरेटरी से हम क्या देखते हैं? देर इज रैपिड रिडक्शन इन किडनी फंक्शन, जो कि हमें पता चलता है विद इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन. समझ आ रहा है ना कि हमने हमने किस तरह से देखना है क्लिनिकली? बहुत आसान है कि हमें एक तो यूरिन आउटपुट कम मिलेगा और सेकेंडली सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा. क्रिएटिनिन क्या है? इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म. और यूरिया का पता है, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. So etiology is divided into 3 categories. Number 1 is pre-renal, number 2 is renal or intrinsic, and number 3 is post-renal. ठीक है, ये anatomical distribution है फंक्शनल से ज़्यादा. ठीक है, तो प्री रीनल, रीनल इंट्रिंसिक और पोस्ट रीनल, याद हो गया? ओके, व्हाट इज प्री रीनल? प्री रीनल सिंपल इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनीज किसी भी वजह से अदर देन किडनी, यानी इटसेल्फ किडनी की इंजरी नहीं है, लेकिन सेकेंडरी कॉजेज की वजह से जो किडनी इंसल्ट हो रहा है उसकी वजह से जो डैमेज होगा उसको प्री रीनल कॉजेज में जाएंगे. और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं अपनी इमरजेंसीज में, दैट इज सीवियर डायरिया. सीवियर डायरिया है, हीट स्ट्रोक है, हेमरेज है, लो ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हाइपोटेंशन और शॉक. शॉक सेप्सिस में हो सकता है, हाइपोटेंशन भी सेप्सिस में हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉज जो हमें क्लिनिकली मिलता है खासतौर उन पेशेंट्स में जो कि एडल्टली होते हैं और मल्टीपल कोमोर्ब्स हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में क्या होगा? द ब्लड फ्लो टू द किडनी डिक्रीजेस बिकॉज द हार्ट फेल्स टू पम्प. सो व्हाट हैपेंस फिजियोलॉजिकली, क्या होता है कि जब फ्लूइड लॉस हो, हेमरेज हो, the body tries to conserve blood to the vital organs, and the vital organs are heart, brains. So there is generalized vasoconstriction except in the lung, where
देयर इज वेजिटेशन। सो वेजिटेशन होगी किडनी में और ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम हो जाएगी, उस वजह से एक्यूट किडनी इंजरी स्टार्ट हो सकती है। NSAIDs, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, अदर कॉजेज आर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, एडीमा होगा और किडनी फेलियर होगा। बर्न्स में फ्लूइड लॉस होता है, स्किन के जरिए फ्लूइड एंड प्रोटीन लॉस होता है। एनी कॉज ऑफ इंजरी, इंजरी जैसे फॉर एग्जांपल मसल इंजरी, इसको रेब्डोमायोलिसिस कहते हैं। क्रश इंजरी होती है, उसमें भी क्या होता है कि क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मसल इंजरी होती है, हेमरेज होता है, और फिर किडनी में जब वो सारा कुछ फिल्टर होता है तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है। मेजर सर्जरी फॉर एग्जांपल कार्डियक सर्जरी। सो प्री रीनल कॉजेज क्या है? लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और शॉक, blood or fluid loss, for example in bleeding and acute severe diarrhea, severe vomiting, heat stroke, heart failure, drugs, severe allergy reactions, burns, injury and major surgery। ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं ना ये अभी याद कर लें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नहीं होना, लेकिन आपको फिजियोलॉजी में ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे थोड़ा बहुत क्लिनिकल वाइवा लिया जाता है तो इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्री रीनल कॉजेज हो गए, हमने पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। रीनल कॉजेज, रीनल कॉजेज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डैमेज टू द किडनीज। और इसमें क्या है? वन और मोर ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ग्लोमेरुला, किडनी ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम आर डैमेज। ठीक है, किडनी के बेसिक यूनिट ग्लोमेरुला है, ट्यूब्यूल्स है, इंटरस्टिशियम है। इन तीनों लेवल पे जहां पर भी डैमेज होगा तो वो रीनल कॉजेज के तौर पे हमें पता चलेगा। और इसमें फॉर एग्जांपल क्या है? सेप्सिस, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, कैपिलरी लीक होगा, इंटरस्टिशियम में एडिमा हो जाएगा, इंजरी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। वेस्क्यूलाइटिस, वेस्क्यूलाइटिस क्या होती है? बेसिकली ऑटोइम्यून होती है। इट इज इन्फ्लामेशन स्कारिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स मेकिंग देम स्टिफ, वीक एंड नैरो। जब ब्लड वेसल्स का मसला होगा तो फिर सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स का मसला होना शुरू हो जाएगा। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल टेक्रोलिमिस। टेक्रोलिमिस एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसी जैसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है। सो हमने क्या पढ़ा? सेप्सिस, वेस्कुलाइटिस एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अदर कंडीशंस क्या है? स्क्लेरोडर्मा, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। रेब्डोमायोलिसिस, दिस इज मसल इंजरी। एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अकर्स इन कैंसर पेशेंट आफ्टर कीमोथेरेपी, यानी इनको जब हमने ट्रीटमेंट दी, जब कैंसर सेल टूटे, ट्यूमर लाइसिस हुई, तो उनमें से सॉल्यूट्स बाहर है, जो सॉल्यूट्स बाहर है वो टॉक्सिक है, वो किडनी डैमेज कर रहे हैं। सही है। तो हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट डैमेज टू द किडनीज, टू द ग्लोमेरुलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स and interstitium, and it occurs because of sepsis, vasculitis, interstitial nephritis, scleroderma, rhabdomyolysis, tumoritis syndrome। ठीक है क्लास? आई होप कि मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही। ओके, पोस्ट रीनल कॉज वेरी इजी टू रिमेंबर। दिस occurs because of the blockage of the urinary tract। यूरिन ट्रैक किडनी से लेके यूरेथ्रा तक जहाँ कहीं भी ब्लॉक होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, बैक प्रेशर बढ़ेगा, किडनी डायलेट होंगी, एडीमा होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी एंड किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में देखते हैं, कॉमन है। ठीक है। इसके अलावा लार्ज प्रोस्टेट जो कि मेल में एडल्ट मेल में हो जाता है, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है। किडनी स्टोन्स, स्टोन्स आ गए, फ्लो टू द यूरिन विदहेल्ड हुआ और पीछे बैक प्रेशर बनना शुरू हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, मींस फ्लूइड एक्यूमुलेशन द किडनीज, ब्लड क्लॉट्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके। अच्छा, ये पोस्ट रीनल की डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप लोग किडनीज के स्ट्रक्चर को देखें, यूरेटर में आए, किडनी स्टोन पड़े हुए हैं, ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर ऑफ द यूरेटर, ट्यूमर ऑफ द यूरिन ब्लैडर, बीपीएच। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है? समटाइम्स कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से नर्व सप्लाई टू द यूरिन ब्लैडर, जो कि स्फिंक्टर कंट्रोल है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। इसमें फिर ये अक्सर क्या होता है कि यूरिन टेंशन हो जाती है। यूरिन टेंशन मतलब यूरिन पास आउट नहीं होगा बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल रीजंस, उनमें भी हमें AKI मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपकी डेविडसन की डायग्राम है जो आपने पढ़नी है इंशाल्लाह। इसमें ये समरी है कि आपको प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल कॉजेज कौन से हैं। प्री रीनल एक तरह से रिविजन है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इम्पेयर्ड परफ्यूजन इज प्री रीनल, okay, and these occur in cardiac failure, sepsis, blood loss, dehydration and vascular occlusion. Renal are glomerulonephritis, small vessel vasculitis,
एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मीन्स ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस है बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। ये ज़्यादातर टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स की वजह से होता है, या फिर प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन यानी इस्कीमिया हो रहा है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कैन अकर बिकॉज ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेटरी डिसीज एंड इन्फेक्शन। एंड पोस्ट यूरिनरी कॉजेज तो आप लोग को ईजी हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें यूरिन कैल्कुलाई है, retroperitoneal fibrosis, benign prostatic enlargement, prostatic cancer, cervical cancer, urethral structure valves, and needle stenosis and phimosis. सही है? ओके हमने सेकेंड ईयर के लेवल तक जो देखना है वो हमारे लिए मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें डिजीज को डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है। ओके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए। अच्छा इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगी आप लोग के लेवल पे, मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें पिक्चर्स डाली हैं तो उसके थ्रू हम याद करेंगे। सही है? तो किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, अब आपके जहन में आएगा कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस खराब हुआ है, एसिड बेस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, हार्मोन मैकेनिज्म जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल का वो डिस्टर्ब हुआ है, एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, तो हमें पर साइन भी उन्हीं चीज़ों की आएंगी। अच्छा डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड में इंक्लूड साइन सिम्टम्स कॉज पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया के सिम्टम्स अलग मिल सकते हैं हमें, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अलग होंगे, ड्रग्स टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स अलग होंगे, हिस्ट्री डिफरेंट होगी। तो लेकिन मेन हमें क्या मिलेगा सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लीटर यूरिन मीन्स ओलिगोयूरिया। यूरिन आउटपुट कम हुआ, अगर द AKI इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन तो हमें ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ड्राई टंग और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिलरी ड्राइनेस। अच्छा फाइनल ईयर के लेवल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिहाइड्रेशन बच्चे ड्राई टंग बोलें, लेकिन ज़रा आगे अच्छी पोस्ट के जो लेवल पे जो मेन जिससे हम डिहाइड्रेशन का पता लगा सकते हैं दैट इज एक्सिलरी ड्राइनेस। ठीक है, स्वेलिंग इन द लेग्स एंकल्स एंड अराउंड द आई। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन हुई है और पेशेंट एडिमेटस होना शुरू हो गया। फटीग एंड टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। कंफ्यूजन, नॉसिया, वॉमिटिंग, सीजर्स एंड कॉमन सीवियर केसेस। ओके आपको पता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट यूरिया है दैट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द किडनी, बट जब AKI होगा क्या होगा कि इसकी रिटेंशन होगी। Whenever there is accumulation of urea, it causes nausea, vomiting and confusion. ठीक है, इसलिए ये पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर कंफ्यूजन के साथ आ रहे होते हैं, डिसओरिएंटेड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ओके ये एक मैंने पिक्चर डाली है जिससे याद करना आसान हो जाएगा। अच्छा समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें सेम टाइम ओवरलोड के साइन भी मिल रहे होते हैं एंड डिहाइड्रेशन के साइन भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई मेम्ब्रेन, डिजीनेस एंड थर्स्ट। ड्राई मेम्ब्रेन हमें टंग पे नजर आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होते हैं। पोस्टर ड्रॉप एंड टिकीकार्डिया मैं बाद में बताती हूँ पोस्टर ड्रॉप क्या होता है। कैपिलरी रीफिल टाइम मोर देन 2 सेकंड ये भी बताती हूँ अभी। एंड वॉल्यूम ओवरलोड के क्या साइंस है? रेस्ड एवीपी, बायोडिजल, क्रैकल्स, हाइपरटेंसिव एंड गैलाप्रिज्म यानी हार्ट फेलियर के साइंस आना शुरू हो जाएंगे एंड पेरिफेरल एडिमा। अच्छा ये देखते हैं कैसे, ये बताती हूँ। ओके ओलिगोरिया, ये फॉरिस कैथेटर है। ठीक है, ये हम पेशेंट्स को डालते थे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि यूरिन आउटपुट कितना है। तो क्या होगा कि ज़्यादा हमें देखने से क्लिनिकली पता चल जाएगा कि डार्क कॉन्सेंट्रेटेड लो वॉल्यूम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट, बड़ा डार्क होता है, इससे भी डार्क होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, ओलिगोरिया देख लिया आप लोग ने। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग बिल्कुल ड्राई होगी, एक्सिलरी ड्राइनेस मिलेगी। पोस्चरल ड्रॉप, जब पेशेंट सिटिंग पोस्चर से खड़ा होगा बिकॉज ऑफ हाइपोवोलेमिया तो पेशेंट फील डिजी। समटाइम्स हमें भी हो रहा होता है, खासतौर पर जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। अब आप लोगों को भी होता होगा स्पेशली गर्मियों में कि जैसे ही कोई खड़ा हुआ एक बेहोश हो गया, गिर गया, खासतौर पर बच्चियाँ। तो दिस इज पोस्टर हाइपरटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, पेरी ऑर्बिटल या फेशियल पफनेस होगी, स्पेशली रीनल फेलियर को शो कर रही होती है। पीडल एडीमा, पिटिंग पीडल एडीमा होता है। ठीक है, एंड सेक्युलर एडीमा। सही है, तो हमें क्लिनिकली क्या मिला? ओलिगोरिया, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, पोस्टरल ड्रॉप, पेरीऑर्बिटल एडीमा, पीडल एडीमा, सेक्युलर एडीमा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगी? बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन। फ्लूइड एक्यूमुलेट हमें कैसे पता चलता है? एडीमा होगा, ठीक है, जीवीपी रेज्ड होगी। मैं भी साफ करने जा रहा हूं अब। ट्यूबुलर वेन शायद आपने एनाटॉमी में पढ़ ली हो। सो जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी इसका लेवल
नॉर्मली 5 सेंटीमीटर होता है टू द क्लेविकल। इसका लेवल जो है क्लिनिकली अगर देखें तो जस्ट बिलो द एयर हमें आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली ये नज़र नहीं आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पल्सेटिंग हमें वेन नज़र आती है जिसको हम जेवीपी कहते हैं। ये हम मेजर करते हैं क्लिनिकली और उससे पता चलता है कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है। ओके, अभी आप लोग के लेवल पे सिर्फ ये याद करना है कि ये जेवीपी रेस मिलेगी हमें। फ्लूइड ओवरलोड कैसे पता? एक्सरे चेस्ट है, ठीक है, इसमें ये हार्ट का शेडो है, बीच में जो वाइट वाइट है, और जो पेरिफेरी में डार्कर है वो लंग्स है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लंग का शेडो है वो फुल डार्क होना चाहिए, इसके जो बेसिस हैं, जो एंगल्स हैं हार्ट के पास, वो भी डार्क होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि हेजी है। तो कैसे मिले? बेस एवीपी, पीडल एडीमा, सेकुलर एडीमा, जनरलाइज्ड एडीमा जिसको एनएसआर का कहते हैं, एंड हार्ट पे हमें गैलेब्रिदम मिल सकती है, और एक्सरे कराएंगे तो हमें फ्लूइड ओवरलोड के साइन एक्सरे में नजर आएंगे। ओके, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है, ठीक है। अब आपके पास पेशेंट आ गया, एंड में हम एक केस सिनेरियो भी करेंगे जिससे इजी हो जाएगा। हम कोशिश करूंगी कि इसको इंटरैक्टिव करें। सो इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है हमने? सबसे इम्पोर्टेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसको हमने स्टैट यानी फौरन से हमने उसको टेस्ट करना होता है। यूरिन एनालिसिस, यूरिन माइक्रोस्कोपी इन कल्चर, ठीक है। यूटीआई के साथ ज़्यादातर पेशेंट आ रहे होते हैं ओल्ड एज में, जो AKI के साथ आ रहे होते हैं। 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग, GFR, CBC टू लुक फॉर एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन या फिर एनीमिया, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा? हमें साइज ऑफ द किडनीज पता चल जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट डायग्नोस कर देते हैं कि यार ये ना एक्यूट इंजरी है या क्रॉनिक है। एक्यूट इंजरी में किडनी साइज का कुछ नहीं होगा क्योंकि एक रिवर्सिबल है, एक्यूट कॉज है। क्रॉनिक में क्या होगा कि किडनी स्मॉल हो जाएंगी, किडनी स्कारिंग होती है, तो इसमें भी हम पता लगा लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। फीना इज फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, ठीक है। इसको अभी रहने देंगे ज़रा, आप लोग के लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। वाइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम टू लुक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एंड सम टाइम रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी मोस्टली नहीं करते, ठीक है, लेकिन सम टाइम जब डायग्नोसिस नहीं बन रही होती, कोई कॉज नहीं होता, तो रीनल बायोप्सी की तरफ जाना ही पड़ता है। ओके, रीनल कॉजेस के लिए खास तौर पे। सो क्या क्या हमने इन्वेस्टिगेशंस में? हमने इलेक्ट्रोलाइट्स देखे, हमने यूरिन कंप्लीट देखा, हमने कल्चर करवाए, हमने 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग में हमने प्रोटीन काउंट देखना होता है बेसिकली इसमें कि किडनी डैमेज का लेवल कितना है। GFR, ग्रामीण फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मली 120 ml होगा, 90 to 120 ml, ठीक है। जब AKI होगा तो GFR ड्रॉप करेगा। इसका भी कैलकुलेटर होता है, ये हम जो है वो कैलकुलेट करके बता देते हैं कि स्टेज कौन सा है, ठीक है। ओके, CBC हमने क्या देखना है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC काउंट देखना है, इन्फेक्शन को शो करेगा, या फिर एनीमिया को देखेंगे। ओके, अब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमने साइज ऑफ द किडनी देख लिया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रीनल कैल्कुला है, वो डिटेक्ट कर लिया। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बेसिकली डिटेक्ट करता है कि कॉज रीनल है या प्री रीनल है, सही है। ये इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए। वाइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम इज टू लुक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एंड रीनल बायोप्सी व्हेन द डायग्नोसिस अनसर्टेन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग रीनल कॉजेज, फॉर एग्जांपल वेस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, अच्छा, मैनेजमेंट मैंने कहा था कि आप लोग के लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लोग डोजेस बताएं, मैनेजमेंट बताएं, ठीक है। आप लोगों ने जो मेन देखना था वो क्लिनिकल, यानी आप जब 30 और 40 में जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करेगा, सही है। तो पेशेंट प्रेजेंटेशन में आपको क्लिनिकली पिक्चर्स वगैरह दिखा दी, बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन होती है, कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। एम्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर, सबसे पहले क्या करना है? कॉज को देखना है, ठीक है, यानी रिस्टोरेशन ऑफ रीनल परफ्यूजन, या फिर अगर लिमिट इंजरी, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है तो उसको स्टॉप करेंगे। रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, यानी हमने तीनों चीज़ें देखनी, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल, और फिर रीनल फेलियर की कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है। रीनल फेलियर की, एक्यूट किडनी इंजरी की सारी ट्रीटमेंट इसी 4 पॉइंट्स के अराउंड होती है, एंड द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज टू टेक अ गुड हिस्ट्री, ठीक है। गुड हिस्ट्री विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द कॉज ऑफ द रीनल फेलियर। ओके, सो ये याद कर लें
कि हमने परफ्यूजन को रिस्टोर करना है, इंजरी को लिमिट करना है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है, कॉम्प्लिकेशन से अगर डेवलप हो जाए उसको ट्रीट करना है, गुड हिस्ट्री लेनी है। ओके, पेशेंट हमारे पास जब इमरजेंसी में लैंड करता है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली हम लोग यूरिनरी कैथेटर पास कर देते हैं देखने के लिए कि पेशेंट अगर कह रहा है कि मुझे ओलिगोरिया हो रहा है, मुझे यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, कंपैरेटिवली पहले से कम है, तो कितना उसको क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ट्रीट करते हो यूरिन आउटपुट के बेसिस पे आप फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैनेजमेंट ज़्यादातर हमने किस में देनी होती है, प्री रीनल में, बिकॉज वहीं पे फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हम उसको फ्लूइड से रिप्लेस करते हैं या फिर ब्लड से रिप्लेस करेंगे इन केस अगर पेशेंट को सीवियर हेमरेज फॉर एग्जांपल ट्रॉमा के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं तो फ्लूइड से ज़्यादा हम ब्लड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फ्लूइड हम कौन सा देते हैं, आईवी आइसोटोनिक सलाइन, सही है, आईवी एसिडोनिक सलाइन जो कि नॉर्मल सलाइन है, ठीक है। रिंगल लैक्टेट भी दे सकते हैं लेकिन रिंगल लैक्टेट जरा ख्याल से देना होता है बिकॉज इट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। ओके, इनटेक आउटपुट चार्टिंग पर आर, यानी आपने फॉलिस पास किया, पेशेंट को आईवी लाइन पास की, उसको फ्लूइड अटैच किए और फिर आपने पर आर इनटेक आउटपुट चार्टिंग देनी, यानी जितना पेशेंट ओरल फ्लूइड्स ले रहा है और उसके अगेंस्ट कितना आउटपुट आ रहा है उसको पर आर कैलकुलेट करते हैं। ओके ओके, किडनीज में बेसिकली पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, इन सब की मेटाबॉलिज्म सिर्फ किडनी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लेकिन पोटेशियम एक ऐसा सॉल्यूट है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी एक्सक्रीशन डिस्टल ट्यूब्यूल्स में होती है और ये किडनी फंक्शन से बहुत डिपेंड करती है। इट मीन्स कि जब भी किडनी फेलियर हुआ तो सबसे पहले जो हमें अलार्म करेगा दैट इज हाई पोटेशियम विच इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया, ठीक है। इसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज पेशेंट की सडन डेथ होती है। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ईआर में लैंड हुए, उनकी ईसीजी कराई, ईसीजी पे हाइपरकैलेमिया के साइन है और पेशेंट उसी वक्त कोलैप्स कर गया, ठीक है। ये इसके लिए बड़ा क्विक डिसीजन लेना होता है कि हमने, बल्कि हम तो पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं हाइपरकैलेमिया की अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो। तो हाइपरकैलेमिया क्यों, बिकॉज इट कॉजेस रिदम डिस्टर्बेंसेस, कार्डिक रिदम डिस्टर्बेंस, ठीक है। आपको पता है पोटेशियम एंड सोडियम कार्डिक साइकिल को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। रीपोलराइजेशन का फेज लंबा हो जाएगा, पेशेंट अरेस्ट में चला जाएगा, सही है। तो हमने क्या किया, पहले फ्लूइड फ्लूइड मैनेज किया, ठीक है। ये इतना सिंपल नहीं होता, हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखना होता है पेशेंट को, फ्लूइड कितना जाना है 20 ml/kg के हिसाब से, अच्छा इतना आउटपुट हो रहा है तो अब इसको यानी टाइटर करते रहते हैं। हाइपरकैलेमिया हमने देखा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस कॉजेज फॉर एग्जाम्पल यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या फिर नमूनिया जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डैमेज है, सेप्सिस यानी बैक्टीरिया इन द ब्लड है, तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एप्रोप्रिएट नॉन टॉक्सिक एंटीबॉडी स्टार्ट करनी है। तो आपने सबसे पहले फ्लूइड किया, ये मैं साथ साथ याद करा रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, क्या आप फिर नहीं पढ़ना है इसको घर जाके क्या है वगैरह को, अपने पैथोलॉजी और सॉरी एनाटॉमी एंड फिजियो पे ध्यान दें। तो हाइपरकैलेमिया, इन्फेक्शन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बेसिकली किडनीज क्या करती हैं, जो एसिड बेस है उसको मेंटेन कर रही होती हैं, जो एक्सेस एसिड है उसको स्कीड आउट कर रही होती है। जब किडनी फेल होगा तो एसिड यानी हाइड्रोजन आयन ब्लड में बिल्डअप होना शुरू होंगे और उसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अच्छा, ये जो नीचे एक लाइन आ रही है बिल्कुल छोटी सी, ये ना हमें हमारे सीनियर से बताई थी, हमने एक या की मैनेजमेंट इस निमोनिक से याद की थी, नोकिया और फोकिया, ठीक है। सो एन को हटा के एफ कर दें, एफ इज फ्लूइड, ओ इज आउटपुट चार्टिंग, के इज पोटेशियम, ठीक है। फोकिया यानी नोकिया हो गया, आई इज फॉर इन्फेक्शन एंड एसिडोसिस, यानी जब भी आप एक या देखें तो आपने ये 5 चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आप मिस करेंगे पेशेंट को। अच्छा ठीक है, इसको रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं आई थिंक, ये वाला ये जो पॉइंट है ना ये बस याद करना, फ्लूइड, आउटपुट चार्टिंग, पोटेशियम, इन्फेक्शन, एसिडोसिस। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट यूजुअली इससे रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। जब आप प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देंगे, पेशेंट को फ्लूइड मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे, इंजरी को लिमिट करेंगे, तो पेशेंट मोस्टली
2 से 3 दिन में भी रिकवर होते हुए देखे हैं, हफ्ता भी लेते हैं, 90 डेज भी ले सकते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट रिकवर नहीं करते और ये चेंज हो जाता है इनटू क्रॉनिक फॉर्म। बट इमरजेंसी में भी हमें समटाइम्स डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा डायलिसिस हो गई तो पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलप हो गई है। डायलिसिस हमने कब करनी है? जब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको डिवाइड किया है क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल। क्लिनिकली हमने पेशेंट में देखना है, बायोकेमिकली जो हम टेस्ट कराते हैं, सही है। तो क्लिनिकल क्या होगा? एन यूरिया। एन यूरिया इज कंप्लीट शटडाउन और लेस देन 50 ml पर डे। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मली पेशेंट जो है वो 50 ml पर आवर डेवलप यूरिन का, यानी नॉर्मल है, कोई कोमॉब्स नहीं है, तो नॉर्मल एक इंसान का 50 ml पर आवर यूरिन आउटपुट होना चाहिए, या फिर मोर देन 2 लीटर्स पर डे, ठीक है। और यूरिया क्या था? लेस देन 400 ml पर डे। बट एन यूरिया इज लेस देन 50 ml पर डे फॉर मोर देन 3 days। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल पॉइंट नंबर 1 क्या था? एन यूरिया, यानी कि वो पेशेंट है जिनको हमने इमरजेंसी डायलिसिस करनी है, उसने वेट नहीं किया डायलिसिस नहीं, अदरवाइज पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। यूरेमिक इनकेफेलोपैथी, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम ओवरलोड एंड पल्मोनरी एडिमा। हमें पेशेंट में क्लिनिकली अगर ये इंपॉर्टेंट ये 4 या 5 पॉइंट्स मिल गए तो आपने डायलिसिस की तरफ जाना है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा हमें कैसे पता चलेगा? जो मैंने एक्सरे दिखाया था, हमें चेस्ट पे फाइंडिंग्स मिलेगी, हमें लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड मिलेगा। लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाऊं एक्सरे। ये है पल्मोनरी एडिमा का एक्सरे जिसमें हार्ट इनलार्ज है। हार्ट इनलार्ज क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्युमुलेशन भी हो सकती है एंड प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है। अगर आप लोग ये एरो देखें, ये सारा फ्लूइड है। ये क्लिनिकली हमें स्टेथोस्कोप पे सुनाई दे रहा होता है, ठीक है, क्रैपिटेशंस आती हैं। फुल फुल हेजी हाइलन है, ठीक है, इसमें कार्डिक इनलार्जमेंट है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी लग रही है और प्लूरल इफ्यूजन है। अगर एक रीनल फेलियर का पेशेंट आता है उसका इस तरह का एक्सरे, तो आपने डायलिसिस पे जाना है। और कौन से पॉइंट्स थे? Anuria, uremic encephalopathy. Whenever there is accumulation of urea in the body, it causes nausea, vomiting, and confusion. These metabolites are toxic to the brain. For example, ammonia and uric acid या uric acid and urea अलग है, ठीक है। uric acid से encephalopathy नहीं होती, uremic से होती है। पेशेंट को nausea, vomiting हो रही है, आपने डायलिसिस पे जाना है। पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, encephalopathy मीन्स ब्रेन में पैथोलॉजी स्टार्ट होगी, पेशेंट कंफ्यूज होंगे। पेशेंट कंफ्यूज होते हैं, ड्राउजी होना शुरू हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कोमाटोस हो सकते हैं, या फिर इरेलीवेंट टॉकिंग, इवन मार धाड़ करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। सो यूरेमिक इनकेफेलोपैथी आ रही है, पेशेंट में डायलिसिस पे जाना है। पेरिकार्डाइटिस क्या है? इट्स अक्युमुलेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड द पेरिकार्डियम। यूरेमिक ब्लीडिंग भी होती है बिकॉज द प्लेटलेट काउंट या प्लेटलेट डैमेज नहीं होता, बट प्लेटलेट फंक्शन खराब हो जाएगा, यानी वो नॉन फंक्शन हो जाते हैं और ये पेशेंट ब्लीड के साथ आते हैं। वॉल्यूम ओवरलोड हमने देखा जब पेशेंट को जेवीपी रेस थी, पेशेंट को पीडल, सैक्रल एंड पेरी ऑर्बिटल एडीमा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर पल्मोनरी एडीमा। सो क्लिनिकल पॉइंट्स आई होप कि ये इजी है, याद हो गए होंगे, विच इज एन्यूरिया, encephalopathy, pericarditis, bleeding, overload and pulmonary edema. And what are the biochemical जो हमने blood investigations कराई थी? Serum creatinine more than 6.7, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये एग्जैक्टली 6.7 नहीं है, ठीक है, ये इतनी फिक्स नहीं होती। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ हाइपरकैलेमिया आ रहा है ना, तभी हमने उसमें डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। 1, it is blood urea nitrogen more than 100 milligram per deciliter. मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी बॉडी की पीएच 10.3 से कम होना शुरू हो गई है, एंड हाइपरकैलेमिया। सो क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 6.7 पर डेसीलीटर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो जब हमने ये सारे मेजर्स कर लिए और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पेशेंट वर्स हो रहा है, या एट एनी पॉइंट पेशेंट डेवलप करा है हाइपरकैलेमिया, यूरिक क्रिएटिनिन उसका डीरेंज है, या फिर उसको वॉल्यूम ओवरलोड के साइन आ रहे हैं, या फिर पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, या फिर यूरिन आउटपुट शटडाउन में जा रहा है, कंप्लीट शटडाउन है, तो हमने फ़ौरन से
नेफ्रोलॉजी टीम को इन्वॉल्व करना होता है और फिर पेशेंट की डायलिसिस के लिए उनके काउंसिल करके डायलिसिस करानी होती है। मोस्टली पेशेंट सिंगल डायलिसिस सेशन के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुए तो सम टाइम उनको क्रॉनिकली डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। और ये वो पेशेंट होती हैं जो कि एडल्टी हो या जिनको पहले से कोमॉर्ब्स हो, फॉर एग्जांपल डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के पेशेंट हो, एसएलई, स्क्लेरोडर्मा। सही है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि AKI का आउटकम क्या होता है। मेरा लेक्चर एंड पर है। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मैं फास्ट नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ, साथ साथ रिवाइज भी करवा रही हूँ। ठीक है। सो हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आउटकम्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं और ये बहुत ईजी है याद करना। ठीक है। अब वही किडनी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की तरफ जाएं। शॉर्ट टर्म आउटकम्स क्या होंगे? यूरीमिया हो रहा है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज माइक्रोवेस्कुलर परमिलिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिक मेंटल स्टेटस। ठीक है। जब पेशेंट को यूरीमिया आ गया, यूरिया बढ़ गया बहुत ज़्यादा, पेशेंट के यूरेमिक सिम्टम्स आएंगे। सही है। व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होगा? कार्डियक अरिथमियास, मसल वीकनेस एंड डिप्रेस्ड मेंटल स्टेटस। ये पोटेशियम से रिलेटेड ज़्यादा बात हो रही है। ओके। एसिड बेस डिस्टर्बेंस, यानी पीएच कम होना शुरू होगी, एसिडोसिस होना शुरू हो गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? प्रोटीन कैटापोलिज्म स्टार्ट होगी और ज़्यादा यूरिया बनेगा। ठीक है। रिड्यूस हेपेटिक ब्लड फ्लो, लिवर कंप्रोमाइज होगा। लिवर क्या है? इट्स द ऑर्गन दैट रिमूव्स द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, सो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इन हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। सही है। तो शॉर्ट टर्म में आपने क्या पढ़ा? यूरेनिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एंड एसिड बेस डिस्टर्बेंस, और इनके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस तरह से मिल रहे हैं। ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड हमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? फ्लूइड ओवरलोड में इंटरस्टिशियल एडीमा है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर जा रहा है, एडीमा होना शुरू होगा। जब एडीमा होना शुरू होगा तो ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज इम्पेयर्ड होगी, मेटाबोलाइट डिफ्यूजन इम्पेयर्ड होगी। सही है। इस्कीमिया होना शुरू होगा, मसल वेस्टिंग, प्रोटीन मतलब कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी आ जाएगी, एंड इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने देखा था कि पीडल एडीमा एंड सेक्युलर एडीमा पेरिऑर्बिटल क्या है? फ्लूइड एक्युमुलेशन है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंटरेस्टिंग फ्लूइड एक्युमुलेशन है। हमने लंग्स में देखा, एक्सरे में देखा था कि प्लूरल इफ्यूजन हो रही थी, प्लूरल इफ्यूजन यानी फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द प्लूरा। तो एब्डोमेन में भी आपने देखा है कि पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है और पेशेंट को एसाइटीज हो जाती है। ठीक है। एसाइटीज इज फ्लूइड एक्युमुलेशन इनटू द एब्डोमेन। नॉर्मली फ्लूइड में, नॉर्मली एब्डोमेन में फ्लूइड नहीं होता, बट व्हेनेवर देयर इज डिस्टर्बेंस इन द फ्लूइड मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस खराब होगा, पेशेंट को फ्लूइड एक्युमुलेशन कहाँ हो सकती है? प्लूरा में, पेरिकार्डियम में और इंट्रा एब्डोमेन। सो प्लूरा पेरिकार्डियम में देख लिया था, एसाइटिस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म आउटकम्स क्या है? फॉर एग्जांपल पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज है या इमरजेंसी में, तो आपने ये 4 चीज़ें देखनी है, और ये 4 चीज़ें क्या है? यूरेमिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, एसिड बेस डिस्टर्बेंस एंड फ्लूइड ओवरलोड। लॉन्ग टर्म development of CKD, that is chronic kidney disease and end stage renal disease, increase mortality। क्या मतलब? इतनी ज़्यादा इसकी मोर्टेलिटी है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो उसमें 30% एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है। उसमें से मोस्टली सडन कार्डियक डेथ होती है, और सडन कार्डियक डेथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। अगर इसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, इसको प्रॉम्प्टली ट्रीट नहीं किया गया, तो पेशेंट सडनली एक्सपायर होते हैं, regardless of the age, regardless of the any comorbs. So development of CKD and end stage renal disease. End stage renal disease क्या है? कि the patient requires dialysis. Increase mortality, मैंने आपको बताया इसकी 30% mortality है, एक ही आएगी। Reduce quality of life. Obviously, if the patient has fluid accumulation, यूरीनिया, ब्लीडिंग, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज होगी, कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी आएगी, फटीग हुआ, लेथार्जिक हुआ। ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। इन पेशेंट्स में एमआई का, स्ट्रोक का एंड इन्फेक्शन टू द अदर ऑर्गन वेरी कॉमन है। ठीक है। मोस्टली इन पेशेंट को स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक का पता है?
फालिज इसको हम उर्दू में कहते हैं। सो हमने क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहले पढ़े थे कॉजेस, फिर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी, फिर इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे, और फिर आउटकम एंड इमरजेंसी डायलिसिस इंडिकेशन। अच्छा, ये जो पिक्चर है ना, ये आपकी कभी जान नहीं छोड़ेगी। द इमरजेंसी इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस थेरेपी इन पेशेंट विद AKI या CKD। सो इस डायग्राम को नोट कर लें, राइट डाउन करना, राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपसे इस पे किया जाएगा कि ये हर डॉक्टर को आता हो। और अगर अभी से याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस डायग्राम ने, इस स्लाइड ने कभी जान नहीं छोड़नी। अच्छा, ये जो क्रेटिनिन की वैल्यू है, ये आई थिंक चेंज होगी, इसे मैं इस पर नहीं थी, ये थोड़ी सी पुरानी मुझे लग रही है, अभी वाली मुझे भी याद नहीं है, सॉरी, मैं देख के बताऊंगी। 6 से ज़्यादा है, लेकिन 6.7 मुझे नहीं लग रही। मैं आप लोग करेक्ट करवा दूँगी इंशाल्लाह फिर कभी। ओके, सो ओके, अच्छा, ये ज़रा है इंटरेस्टिंग, ये मैं चाही थी कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता। एक मिनट, मैं ना ये देती हूँ, ये सिनेरियो है, ये आपने पढ़ना है और मुझे आंसर करना है कि इसको आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम है, हम इसको नजर, ये जो पूरी जो प्रेजेंटेशन थी, बिल्कुल मैनेजमेंट आपने ऐसी ही बतानी है। ठीक है, जो मुझे बताएगा ना, उसको उसका नाम मैं नोट कर लूँगी और उसको एक्स्ट्रा नंबर इंशाल्लाह मैं फिजियोलॉजी वाले से कहूँगी कि दें। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास है, यूरेमिक का क्या मतलब है? यूरेमिया इज द कमीशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। यूरेमिक का मतलब पेशेंट में यूरिया लेवल ज़्यादा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्केमिक, स्केमिक इंजरी, तो यूरेमिक इंजरी। ठीक है, आसिम दिलदार की तरफ से ये आया था, आई थिंक ये पेशेंट आपको समझ आ गया होगा आसिम। अच्छा, ये मैं इंटरेक्टिव चाह रही हूँ, ये सिनेरियो में आप लोग को दे रही हूँ, इसको पढ़ के आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने मैनेज कैसे करना है। आप लोग टाइप कर दीजिएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सिनेरियो पढ़ लो बच्चों। सिनेरियो क्या है? अ 50-year-old lady, she is diabetic, presented to the emergency history of loose stools। अच्छा, ये इतना कॉमन सिनेरियो है खासतौर पे गर्मियों में कि हर दूसरा पेशेंट लूज स्टूल के साथ आ रहा होता है और उसमें से 3-4 एक है के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पेशेंट की एज है 50-year-old लेडी है, इसको कोमॉर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल पेशेंट नहीं है, यंग पेशेंट नहीं है, ये डायबिटिक पेशेंट है। प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल्स, जो कि 10 to 12 एपिसोड्स पर डे है, वाटरी है, विद क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन्स। ठीक है, डायरिया है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा है, एपिसोड्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10 to 12, वाटरी है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, और इसके साथ क्या है, लूज स्टूल्स आर एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। यानी सिर्फ डायरिया नहीं है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी है, यानी डायरिया के थ्रू फ्लूइड लॉस हो रहा है एंड वॉमिटिंग के थ्रू भी फ्लूइड लॉस हो रहा है। ओके, लूज स्टूल्स आर एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, 5 एपिसोड्स, प्रोजेक्टाइल वाटरी इन येलोइश इन कलर। शी हैड डिनर लास्ट नाइट इन अ वेडिंग फंक्शन। हमें etiology पता चल गई, पेशेंट हैड आउटडोर फूड, मे बी वो इन्फेक्टेड फूड हो। ठीक है, शी इज नॉट फेब्राइल बट फीलिंग मार्क लिथार्जी एंड लाइट हेडेडनेस। अब आगे डेंजर साइन, मार्क्ड लिथार्जी एंड लाइट हेडेडनेस, यानी चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को। एंड importantly she feels that she is not passing enough urine comparatively since morning. So the patient had dinner in a wedding followed by loose stools that are watery, 10 to 12 episodes per day, and these are associated vomiting. The alarming signs are, हमने alarming symptoms क्या देखे हैं हिस्ट्री में? The severity of condition बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई हैं, जो कि लिथार्जी है, यानी पोटेशियम मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है। लाइट हेडेडनेस है, मे बी शी इज बिल्डिंग अप यूरिया इन द ब्लड,
यूरेमिक हो रही है, ठीक है। शी फील्स दैट शी इज नॉट पासिंग इनफ यूरिन सिंस मॉर्निंग, यूरिन आउटपुट कम हो गया है। अब हमने जब इसको एग्जामिन किया, अच्छा ये एक बिल्कुल मैंने एक सिंपल सी हिस्ट्री दी है, हम हिस्ट्री बहुत डिटेल लेते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को सॉल्व करवाना है। मैंने ये सिनेरियो इस वजह से मैंने बड़ा सिंपल से बनाया है, ठीक है। और एग्जामिनेशन शी इज ओरिएंटेड, मतलब वो कंफ्यूज नहीं है, सही है। शी हैड लाइट हेडेडनेस बट शी इज नॉट कंफ्यूज। The sunken eyes shows dehydration, dry tongue and mucous membrane. GAP is not raised, and the rest of the examination is unremarkable. ठीक है, ये सिंपल सा केस है। Patient has dehydration, but there are no signs of fluid accumulation. So अब मुझे बताएं कि इसको आप लोगों ने अप्रोच कैसे करना है। आप लोगों ने वो निमोनिक के थ्रू मुझे बताना है कि आपने किस तरह से इसको अप्रोच करना है, ठीक है। मैं आंसर्स का वेट कर रही हूँ, मुझे कोई भी बता दे, गलत हो जाएगा तो मैं बता दूंगी, कोई एग्जाम नहीं हो रहा। सिर्फ मुझे मैनेजमेंट बतानी है कि इसको आपने मैनेज कैसे करना है। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। आई थिंक ये सब सो गए हैं फिर। मुझे ये बताया है हसीब ने। हसीब वेरी गुड, आपने पेशेंट को ठीक है फ्लूइड दे दिया, आपने इसको क्लिनिकली असेस किया, 5 लाइन पास की, इसको फ्लूइड दे दिया, फिर और क्या करेंगे? कोई और बताए, जल्दी बताएं, बस लेक्चर खत्म करते हैं। वेरी गुड, गिरी नॉट प्रीच। इसको फॉलिस करेंगे, इस पेशेंट को इसको फॉलिस के थ्रू पास करेंगे। जरूरी नहीं है, ठीक है, पेशेंट ओरिएंटेड है। पेशेंट की लेकिन चार्टिंग कैसे करेंगे? हमें देखना है ना कि पेशेंट बता रही है कि यूरिन आउटपुट बहुत कम है, लेकिन ओरिएंटेड है, इतनी ज़्यादा एडल्टली भी नहीं है, ठीक ठाक है, ओवरलोड के साइन भी नहीं है, तो आउटपुट कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल होता है। क्लिनिकली हम क्या कहते हैं पेशेंट्स को कि आप जितना पानी पिए वो नोट करें, और जितनी दफ़ा वॉशरूम जा रही है या तो यूरिनल दे देते हैं जिसमें यूरिन मेजर होता है, उसमें यूरिन पास करें, या फिर बता दें कि आपने कितनी दफ़ा वॉशरूम दी, तो हम एक रफली आइडिया कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? पेशेंट एफ हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो फोकिया का सेकंड पॉइंट क्या था? पोटेशियम, पोटेशियम लेवल चेक कर लिए फौरन से। आई क्या था? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन लग रहा है ये पेशेंट को, लग रहा है ना, क्योंकि पेशेंट ने बाहर से खाना खाया था और फिर इसको डायरियल एपिसोड हुआ है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ है। लेकिन मोस्टली हम सिंपल डायरिया में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाता है। अगर ये बहुत कोमोब्स के साथ होता, डायबिटिक है, लेकिन अगर इसमें कोई क्लिनिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस साइन आ रहे होते, यूरेमिक साइन आ रहे होते, तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। और आखिर में क्या था? एसिडोसिस देखनी है। सही है, वेरी गुड, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया, हसीब को ही आया है मुझे लगता है। ओके, फ्लूइड्स, आउटपुट चार्टिंग की, पोटेशियम देखा, इन्फेक्शन देखा, एसिडोसिस देखा, सही है। अच्छा, ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, एक क्या का नया कॉज है ये। तो नया तो नहीं है, 2005 की जो स्टडीज़ थी कोरोना की, उसमें भी उस वक्त देखा गया था कि पेशेंट एक क्या डेवलप करते हैं, ठीक है। जो अभी की जो स्टडीज़ हैं उसमें क्या देखा गया है कि देयर इज़ 3% to 9% केसेस, जो वुहान में आउटब्रेक हुआ है उसमें 3 to 9% पेशेंट हैड एक किया है ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। लेकिन अब देयर इज इंक्रीज इन द इंसिडेंस टू 15% इन हॉस्पिटलाइज एंड 20% हाई इन आईसीयू पेशेंट्स, ठीक है। वुहान में जो देखा गया था इनिशियली 3 to 9% है, अब ग्लोबली जितनी स्टडीज हो रही हैं उसमें इसका नंबर एक्चुअल से बहुत ज़्यादा है, दैट इज 15% इन हॉस्पिटलाइज एंड 20% हाई इन आईसीयू, और 20% इन हाई इन आईसीयू पेशेंट्स विद मैनी रिक्वायरिंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, ठीक है, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुई एक क्या है कि और पेशेंट डायलिसिस के अंडर गए। तो कोरोना इज नॉट ओनली डैमेजिंग द लंग्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर कराता है, उसमें रीनल फेलियर सेकंड नंबर पे, फर्स्ट इज लंग
लंग में भी एक्यूट इंजरी जिसको ARDS कहते हैं और किडनी इंजरीज कराता है। और एक क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी अपेयर्स अ मार्कर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन सीवियरिटी एंड हायर मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं थी। एनी क्वेश्चन? मेटास्टेटिक नेचर, हाँ ऐसे ही है। एक्चुअली 80% पेशेंट को कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम सब हैं, हमारा एक्सपोजर है, हम डॉक्टर्स हैं, हम क्लिनिक्स पे होते हैं। 80% पेशेंट को कुछ नहीं होता। 15% ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज होते हैं। 5% ऐसे हैं, 2% ऐसे हैं जो कि जिनकी मॉर्टिलिटी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखें, पॉइंट मेरा एक है के साथ कोविड-19 को रिलेट करने का ये था कि कोविड-19 रिलेटेड एक है रिजल्ट्स इन हायर मोर्टेलिटी। 30% तो वैसे ही है ना, एक ही है कि मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, बट कोविड-19 की मोर्टेलिटी इसकी ज़्यादा है बिकॉज सेप्टिक शॉक के साथ ये ट्यूबुलर इंजरी करेगा, यानी सोडियम पोटेशियम बैलेंस तो फ़ौरन ही होगा। माइक्रो इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रोबेबल डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, ओके, ये भी देखा गया है कि परसिस्टेंट रीनल फंक्शन खराब रहता है सम पेशेंट्स में। अभी इसकी स्टडीज आनी है। ठीक है, कीटोन बॉडी काउंट, कीटोन बॉडी काउंट का क्या मतलब है बेटा, इसको जरा से दोबारा पूछेंगे। कीटोन लेवल होता है, ठीक है। कीटोन क्या है, कीटोन, व्हाट इज कीटोन? कीटोन का पता है ना, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, वेन एवर द बॉडी इज इन स्टार्वेड कंडीशन, इंसुलिन प्रोडक्शन खराब हुई है, स्टार्वेशन है, कीटोन बना शुरू होगा, बिल्डअप होगा। यूरिन में कीटोन लेवल्स सिग्निफिकेंट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। जो पेशेंट बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं जो लोग, ठीक है, उनमें भी कीटोन लेवल आना शुरू हो जाते हैं। कीटोन लेवल्स डिहाइड्रेशन से आते हैं। कीटोन लेवल्स फास्टिंग में भी आ सकते हैं इन यूरिन, बट वेनेवर हमें ब्लड में कीटोन मिले तो वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं कैन कीटोन बॉडी काउंट लीड टू सिग्निफिकेंट नेफ्रोनिक डिजीज? ये कीटोन बॉडी इट्सेल्फ डैमेज नहीं करता किडनीज को। जो कीटोन लेवल्स हैं वो जो बिल्डअप होते हैं ब्लड में यूरिन में नहीं, ब्लड में बिल्डअप होते हैं, तब इसकी पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स सिर्फ कीटोन जो मेटाबोलाइट्स हैं वो नहीं होते, एक क्या नहीं करते। ठीक है, इसलिए हमें जब यूरिन में लेवल मिले तो उसको हम देखते भी नहीं है। पहले हम देखते थे, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स में देख रहे थे कीटोन लेवल्स यूरिन में देख रहे थे, डिपस्टिक करते थे, उसी वक्त यूरिन में एक डिपस्टिक डालते थे, एक स्टिक होती है, वो डिटेक्ट कर दी थी कीटोन है कि नहीं। लेकिन अब वो ऑब्सोलीट हो गया, वो पुराने स्टडीज में पुराने डॉक्टर्स अभी भी इसको फॉलो करते हैं, लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइंस ये कि आपने ब्लड में देखना है। ठीक है, क्योंकि कीटोन लेवल्स इन द यूरिन अकर्स बिकॉज ऑफ अदर कॉजेस। आई होप कि लेक्चर समझ आ गया है। सही है, मैंने कोशिश की थी कि बोरिंग ना बनाऊं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाऊं। एक है, इससे बहुत ज़्यादा इसकी स्टेजिंग है, इसकी क्राइटेरियाज है, जो आप लोग इंशाल्लाह फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इसकी फिर डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर अजहर से पढ़ेंगे जो नेफ्रोलॉजिस्ट है। सही है, आई थिंक हम इसको लेक्चर को फिर ख़त्म करते हैं, टाइम भी हो गया है। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है।